सभी को प्रणाम। नमस्कार एक बार फिर से। और आज का शुभारंभ करते हैं हम। आज हम पटियाला में हैं। तो आप सभी को रस के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो रस के बारे में आज हम आप सभी से एक एक करके जानना चाहेंगे। कुछ सवाल रहेंगे। आज डॉक्टर राम आने के थे आप लोगों से प्रश्न पूछने के लिए। तो आए हैं या नहीं पता नहीं, अभी नहीं आए। वो भी रास्ते में चल रहे होंगे। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? सबसे आसान सवाल। भैया 6 प्रकार। वेरी गुड। तो इसका क्रमशः छह का वर्णन आप बताएं। छह का क्रमशः नाम क्या होगा? 6 जो है लवण, मीठा, तिक्त, कड़वा, कसेला। नहीं, क्रमशः क्रमशः एक के बाद एक, वन बाय वन। मीठा, खट्टा, नमकीन, हाँ हाँ। कड़वा, तीखा, कड़वा, जल्दी पी कसेला। ले विमान। हाँ जी हाँ जी। फिर से एक बार सर, रिपीट कर दीजिए। मधुर, मीठा, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। वेरी गुड, क्या बात है। तो स्टडी करके आए लगता है। यह याद करा हुआ एकदम रट गया एकदम। नहीं नहीं सर, मुझे याद है, उस दिन आपने रिपीट वाह करवाया था ना। वाह, वेरी वेरी गुड। हाँ, कई वो बार उस दिन रिपीट कराया था, इसीलिए तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा ना, इजीली हो जाएगा। तो मधुर जो रस है कैसे बनता है, जरा इसका पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बार जरा आप बताएं। सर, मधुर होता है वायु, एक बार से थोड़ा सोच लूं मैं। अच्छा, आप सोचिए, देखें कमलेश जी क्या बताते हैं, देखते हैं। भैया हाँ, जी, ये बताइए। पृथ्वी प्लस जल। पृथ्वी और जल, मधुर रस, ठीक है। आप इनके साथ जाना चाहेंगे या कुछ और बताएंगे? नहीं सर, मेरा आंसर सही है, पृथ्वी और सही जल। है पक्का? मुझे कंफ्यूजन रहा सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तब अपन अग्नि तत्व के बारे में, ये इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। खट्टा, खट्टा कैसे बनता है? सर वो खट्टा, अग्नि और खट्टा पृथ्वी। आप बता दीजिए। अग्नि और अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी। अच्छा अच्छा, अग्नि और पृथ्वी भी सही है, और अग्नि और जल भी सही है। जी जी। दोनों महर्षि ने अलग अलग बताया ना। अच्छा भैया, इसमें जैसे आ, मैंने कहा मान लो पृथ्वी और जल, और जल और हाँ, पृथ्वी कर देंगे तो भी डिफरेंस हो जाएगा क्या? देखिए पृथ्वी तत्व इसलिए मान लिया गया है कि इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल हो जाता है ना। तो जो पृथ्वी पर जितना भी रॉ है, सूखा है, ड्राई फॉर्म में है, वो सब, जो भी सूखा है ना, सूखा कंटेंट जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो सब के सब क्या हो गया, पृथ्वी जल, पृथ्वी तत्व हो गया। तो मिर्च क्या है, काली मिर्च तो सूखी है ना। काली मिर्च सूखी है, और हरी मिर्च भी हम सुखा के रख सकते हैं, काली लाल मिर्च हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम पृथ्वी तत्व मान लेते हैं, और पृथ्वी के साथ में अग्नि का मेल हो जाएगा तभी, और जल के साथ में मेल होगा तो वो बन जाएगा पित्त, उसमें लिक्विड का फॉर्म आ जाएगा। ये तो हाँ ये हाँ। लिक्विड फॉर्म में चरखा है, तो उसको जल के साथ मान लिया जाएगा। हम्म, और यदि एकदम ड्राई है, खट्टा है, सॉरी, हम्म, तो वो अग्नि तत्व आ जाएगा, अग्नि तत्व के साथ पृथ्वी। तो ऐसे करके उसको अपन, क्योंकि वो जलता है ना, खट्टा ज्यादा होगा तो भी लगता है ना। हम्म।
तो यदि खट्टा कोई लिया है तो अपन वैसे मान सकते हैं, खट्टा मतलब जैसे नींबू का है। अब आंवला सूखा है, आंवला सूखा है और वो फिर वो खट्टा है, तो सूखा हम्म, होने के बाद में क्या है, उसमें खटास जो आ रही है वो फिर अग्नि तत्व के साथ में पृथ्वी तत्व आ जाएगा। और यदि लिक्विड फॉर्म में है तो फिर वो जल तत्व इसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए दोनों महर्षि इस विषय पे अलग अलग अपने विचार रखते हाँ। मैं भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पृथ्वी प्लस जल बोल रहे हैं मधुर के लिए, तो हैं। हाँ, पृथ्वी का कंटेंट ज्यादा रहेगा और जल का कम रहेगा, या वाइस वर्सा कर सकते हैं, जल प्लस पृथ्वी, हाँ। कि देखिए ऐसा कुछ पृथ्वी कई। तत्व जो हाँ। पहले तत्व आता है ना उसकी प्रधानता रहती है, जिसका नाम अपन ने अच्छा। पहले लिया, जैसे पृथ्वी का पहले लिया तो पृथ्वी की प्रधानता हो जाएगी, बाकी अच्छा, फॉलोइंग हो जाएगा। मतलब उस चीज को भी अच्छे से समझना है। मतलब अपन हाँ, जल या पृथ्वी बोल दे तो वो मिस मैच हो गया एक तरीके से। बोला सही है लेकिन वो बिल्कुल। क्रम गलत हो गया, पूरी क्रम गलत टर्मिनोलॉजी हो गया। गलत हो गई। हाँ, इसीलिए तो तो मतलब आयुर्वेद में सर हर ये भी चीज को ध्यान रखना होगा कि जिस तत्व की अधिकता है वो प्रथम, और सेकेंडरी प्रथम। वो जो जिसकी जो फॉलोइंग है, जो फॉलोअर है, वो राइट, किस। राइट, राइट। वो फॉलोअर जो है वो सेकेंडरी हैं। तो फर्स्टली जो है वो सब अपना हेड बॉस तो पहले ही गिना जाता है ना, सेनापति का तो, नाम पहले आता है, सेना तो बाद तो में मतलब जीतती है, इम्पैक्ट सेना सब। पहले वाले का ज्यादा रहेगा। इम्पैक्ट पहले वाले का जाता है। ओके। बस यही फर्क है इनमें। जी जी। तो इसी फर्क को हमने समझना है और जानना है कि भाई ये, इसीलिए तो मैंने कहा ना सब चीजें यहाँ क्रमबद्ध तरीके से चलती है, वन बाय वन। जी। अब पूरा शरीर, ये शरीर के साथ साथ जो भी पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज है खाने पीने की, या कोई भी सृष्टि में कोई भी चीज है, वो पूरे पांच तत्वों से मिलके ही बनी है। अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाती ना। उसमें से एक भी कंटेंट कम है तो वो बनेगा नहीं, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। तो वो पेड़ बना है, बीज बना है, बीज बनने के बाद में पेड़ बना है, पेड़ बनने के बाद में उसमें फल लगे हैं, कोई चीज, चाहे मिर्ची हो चाहे कोई भी हो, नींबू हो तो भी, है ना। तो जब भी ग्रोइंग हो रहा है वो पांचों तत्वों के साथ ही हो सकता है सृष्टि में। कोई एक तत्व बिल्कुल लेस कर दो, ग्रो नहीं हो सकता है, उसमें चेतना का वास नहीं हो सकता है ना। तो उसमें चेतना नहीं है, चेतना नहीं है। ये यही बात को आज के वैज्ञानिक जो अपने अ, जगदीश चंद्र बसु थे, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिनको भारत का पहला नोबेल मिला अंग्रेज जमाने में। अंग्रेज जमाने में गुलामों को कौन नोबेल देता है, लेकिन उनको देना पड़ा। तो जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध किया था कि जो कुछ भी सृष्टि में है उसमें पांच तत्व हैं, पांच तत्व हैं इसका मतलब वो चेतनावान है। उसमें कहीं यदि चैतन्य है अवस्था में, यदि वो ग्रो कर रहा है तो उसमें चेतनावान है। तो इसलिए उन्होंने इसको सिद्ध किया कि मनुष्य को जो चीज हम बोलते हैं वही सारी हम पेड़ पौधों को बोलने लग जाए तो उसकी चेतना जो है उसी हिसाब से बिहेवियर करती है जैसी हमारी करती। तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने कुछ पौधों को जल और खाद सब कुछ दिया, और 6 महीने एक तरफ जो पौधे थे, दो कम अलग अलग जगह पे दो कंपाउंड में उन्होंने कुछ पौधों को लगाया, और लगा के ये बताया। कुछ पौधे थे जिनको बोला तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो। ये 6 महीने तक बोलते रहे, और वही खाद पानी उनको दिया, और वही खाद पानी दूसरे पौधों को दिया। तुम कुरूप हो, तुमसे घटिया कोई नहीं है दुनिया में, सब कुछ तुम ही हो। तो 6 महीने तक वो बोलते रहे। तो इससे क्या हुआ कि 6 महीने बाद में वो जो पौधे थे जिनको खाद पानी सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो खत्म हो गया, तो उनका स्वाभिमान खत्म हो गया। इसलिए ये क्या सिद्ध हुआ कि उसमें चेतना थी, उसमें स्वाभिमान था, इसलिए वो जीवित रहे। जिनको अच्छा बोला गया वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, सब कुछ वही था। इसका मतलब पेड़ पौधों में भी जान होती है, जीव होता है, चेतना होती है। ये उन्होंने सबसे प्रथम वर्ड को सिद्ध करके बताया। इसलिए हमारे यहाँ पर हम जल देवताभ्यो नमः, पृथ्वी देवताभ्यो नमः, इसको सबको देवत तुल्य माना है हमने, है ना। पीपल को भी देव माना, या हमारे वृक्षों को,
हमारी सृष्टि में जो कुछ भी चेतनावान वस्तु नजर आती है उनको देवत्व स्वरूप दिया है, यानी उनकी आदर सम्मान, उनकी वैल्यू, उनकी कद्र, ये सब सारी चीजें बताई। इस काम के लिए उनको नोबेल मिला। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी सृष्टि में है और वो चेतनावान है तो वो सब अच्छा बुरा, फील गुड भी रखता है, खराब भी रखता है, फील गुड भी रखता है। तो इसलिए चाहे वो पशु है तब भी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं तब भी, या कोई भी उसमें जीव तो है, जब भी तो वृद्धि होती है। तो उन्होंने बोला कि इसमें भी जीव राशि होती है, इनमें भी चेतना होती है। अब बस ये है कि आपके पास में बोलने का, सुनने का, सुनने का तो उनके पास भी सामर्थ्य है, बोलने का उनके पास नहीं है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपकी चेतना इतनी बड़ी है कि वो एक्सप्लेन कर सकती है अपने भावों को, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो मुरझा करके एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मुरझा के खराब हो गए कि आपने उनको भला बुरा कहा, खराब है। जब उनको सस्ती में सब कुछ बुराई मिल रही है तो उनको जीने का अधिकार नहीं है, उन्होंने छोड़ा, दुनिया छोड़ते हैं, टाटा करते हैं। ऐसे ही रोगियों पर होता है। हम लोग क्या करते हैं, रोगी को बोलते हैं थोड़ा सा, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अभी कल परसों ठीक हो जाने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से उनका सरवाइव होना मुश्किल हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को बोल दो, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो कैंसर हो गया, अब तो आपकी दिन गिनती के रह गए, तो बंदा वहीं से निपटना चालू हो जाता है ना। तो वहीं से उसका स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है, सृष्टि में उसकी पलायन या पतन का रास्ता वहीं से शुरू होता है। उसमें जीने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, उसमें बहुत सारी, क्योंकि चेतना स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। स्वाभिमान आपका तोड़ दिया तो आप टूट जाओगे। इसलिए चाहे बच्चे बच्चे हमारे ही हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान भी जिंदा रहे, कुछ ऐसा होना चाहिए। चाहे वो बच्चे हों, चाहे आप बड़े हैं, छत हैं, तो अपने पैरों का सम्मान करें, या इसके नीचे जितने भी लोग हैं छत के नीचे, तो वो सम्मान करें। हमारी सृष्टि यही समझाती है हम, और हमारी नैतिकताएं भी, और हमारा मौलिक तत्व भी हमको यही ज्ञान देता है, इसी बात की पुष्टि करता है। इसी वजह से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को नोबेल मिला। सृष्टि में भारत में पहली बार पहला नोबेल वही आया था जब हम गुलाम थे। तो ये तो हुआ विषय हमारा कि कौन पहले होना चाहिए। इसलिए जो प्रधानता होगी, जैसे मुलेठी है, मुलेठी में मधुर रस प्रधान है, क्योंकि उसमें मधुर रस ज्यादा है, तो मधुर मधुर प्रधान है। जैसे आंवला खट्टा होते हुए भी खट्टा नहीं है, कसेला भी है, खट्टा भी है ना। तो खट्टा होते हुए भी आयुर्वेद में उसको खटाई नहीं माना। आप उसको खटाई के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल के भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो पौष्टिक तत्व के रूप में आपका सहयोग करेगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना। तो मधुर होते हुए भी मीठा कौन नहीं है, कोई बता सकता है? हमारा प्रश्न है, मधुर होते हुए भी मीठा नहीं है, कौन नहीं? आंवला। कौन नहीं? मधुर, मधुर नहीं है, उसमें प्रधानता नहीं ना मधुर की। मुलेठी सर, शहद। हाँ, ये बात हुई, शहद मीठा है आपने ना। शहद का बताया था सर हाँ, कि उसमें तो कसेला शहद को टेस्ट है। डायबिटिक आदमी को भी दे सकते हो आप, कसेला टेस्ट भी है उसमें, कसेला और मधुर दोनों है। लेकिन वो होते हुए भी वो नहीं है। आयुर्वेद ने इसको मीठा माना ही नहीं। आप डायबिटीज के पर्सन को आराम से शहद दे सकते हो, लेकिन वो शहद होना चाहिए, चाशनी नहीं। आजकल चाशनी मिल रही है बाजार, इसलिए आयुर्वेद की सभी दवाओं में शहद डलता है। च्यवनप्राश में भी शहद आपको मिलेगा, है ना। कई वाले डब्बों पे लिखा रहता है शुगर फ्री। शुगर फ्री का मतलब क्या? च्यवनप्राश तो है, लेकिन उसमें शुगर नहीं है, मीठा होते हुए मीठा नहीं है। लेकिन सर चाशनी कुछ वाला शहद होगा तो आयुर्वेदिक नहीं लिखेगा। सर कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में मिश्री भी तो होती है, तो मिश्री में किस चीज की वो है प्रधानता?
वो तो मधुर रस में ही हुई। हाँ, मधुर रस है। धागे वाली जो मिश्री होती है ना ये, जी जी। बाकी तो केमिकल वाली है ना। धागे वाली मिश्री हमारे आयुर्वेद में काम में आती है, वो नहीं आती और बाकी सब। प्रकृति में ठंडी होती है वो। प्रकृति में ठंडी, देखो मधुर कोई भी है वो सब ठंडा ही है। उसमें अग्नि तत्व तो है नहीं, पृथ्वी जी और जी। जल तत्व है। पृथ्वी भी ठंडा है, जल भी ठंडा है। अब आप गर्म करके बोलोगे गर्म है तो बात अलग है ना। तो मिश्री तासीर में ठंडी है हमेशा। तो गर्म दवाओं में ज्यादातर आयुर्वेद में या तो मिश्री डलती है साथ में, या फिर आप देखोगे कि शहद डल रहा है या कुछ और चीज डल रही है। जैसे रसायन चूर्ण आता है ना, रसायन चूर्ण में आंवला भी डलता है, उसमें मिश्री भी डलती है, उसमें गोखरू भी डलता है, उसमें आंवला भी डलता है और गिलोय भी डलता है। अब आप ये ऐसी सृष्टि में रसायन कंटेंट है ये जो पौष्टिक है और आपके शरीर को ग्रो भी करता है और बीमारियों से भी सुरक्षा देता है, इसलिए इसका नाम रसायन चूर्ण है। तो ये फर्क है इसके अंदर, राइट। अब हमारा अपन देखते हैं नमकीन जो आता है ना, वो किससे बनता है, कौन बताएगा। पानी और हाँ अग्नि से। बता दीजिए। सर मैं बताऊं। नहीं, उनका है ये हैंड भी हुआ है ना, किसने किया अभी। आप लोग हैंड रेस करते हैं तो आप बता सकते हैं। जल और अग्नि से सर। हाँ हाँ। नमक किससे बनता है बताइए, नमकीन वाली चीजें जो किससे बनेगी। जल और अग्नि से सर। हाँ, जल और अग्नि से भी। और कौन किसके साथ जाएगा बताइए, वन बाय वन सब बता दीजिए, अब देखते हैं। ये जल और अग्नि से है सर। जल अग्नि से है। हाँ चलिए जी। आप भी जल और अग्नि, आप सब एक बार बता दीजिए, देखते हैं सबका। हो गया क्लियर। बिल्कुल सही है, जो जल अग्नि वाले हैं वो सब सही है, उनका एकदम करेक्ट है ना। तो क्योंकि महर्षि, अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग वर्णन किया है ना इसमें, इसलिए कंफ्यूजन का वो जो दिखता है उसको नहीं समझना है। तो यहाँ देखेंगे तो आप लवण जो है हमारा किससे बना है, जल और अग्नि से। और महर्षि चरक ने बताया ये, और महर्षि वाग्भट दोनों ने मिलकर ये बताया। बात सही है। और पृथ्वी और अग्नि बताया महर्षि सुश्रुत ने। नागार्जुन ने भी अग्नि और जल बताया। तो यानी बहुमत जो है अग्नि और जल वाला है, राइट। भैया भैया, हाँ जी। हाँ जी। ये एक प्रश्न आया मन में कि जैसे हमारे पेट की जठर अग्नि जलती रहती है हाँ खाना खाते वक्त, और हम अगर पानी पी लेते हैं तो क्या लवण बन जाता है और जो पित्त हाँ। का रूप ले लेता है? क्या चीज वापस से। जैसे हम खा रहे हैं, जब उसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, भोजन भूख लगती है तीव्र, तो हाँ तो या तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि पानी पी के प्या मतलब बोलते हैं ना, पानी पी लो भूख मिट जाएगी एक समय, तो उस वक्त हाँ हाँ। क्या, तो उस वक्त क्या लवण बन जाता है?
या हाँ खाना वहां पे खाना एसिड खाने के बाद एसिड जल्दी पानी पी लेते तो भी लवण बन जाता है, क्योंकि वो, लेकिन वो बिहेव अलग तरीके से करता है, ऐसा लगता है पेट में जलन हो रही है। या वो, सॉरी, नहीं, पेट में यदि जलन, जलन, खट्टी देखिए डकार। एक्चुअली क्या, हाँ अग्नि जो है ना, यदि बढ़ जाएगी तो खट्टी डकारें शुरू हो जाएंगी, वो खाना पचेगा नहीं, तो वो बिना उसके अग्नि बढ़ा देगा। वात वृद्धि के कारण वो अग्नि ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। नहीं, इसमें इसमें मतलब बेसिक ये था कि जैसे अपनी जठराग्नि जली हुई है और उस वक्त अगर हमने पानी पी लिया, खाना नहीं हाँ, खाया, तो उस वक्त क्या लवण बन जाता पेट? हमने खाना नहीं खाया और केवल पानी पी के भूख मिटा दी, ये प्रश्न है अपना, हाँ 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 है हाँ ना। हाँ। तो केवल पानी पी के जब हम भूख मिटाने की कोशिश करेंगे तो शरीर में जो जठराग्नि जो जल रही है हमारे पेट में, ये बुझ जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा हाँ, में दी है। और ये कम अच्छा। मात्रा में होगा तो ये अग्नि भड़क जाएगी। इसलिए हमारे पंडितों को देखना, जब खाना खाने बैठेंगे तो जलम समर्पयानी करके और उसको एक घूंट उसपे से चारों तरफ, पहले अन्न के चारों तरफ अन्य देवता को जल समर्पण करने के बाद उसमें से बचा हुआ एक घूंट आचमन करते हैं, आचमन उससे करते हैं, हाँ अग्नि हाँ। बढ़, हाँ आचमन। तो आचमनम क्रिया, ऐसा करके श्लोक आया, तो उसमें ये जो क्रिया, आचमन क्रिया है, ये इसलिए की जाती है कि हमारे शरीर में उस समय, देखिए अग्नि को थोड़ा जल दोगे तो वो भड़केगी, तेज हम्म होगी, तो अग्नि तेज भड़क जाए, इसलिए वो करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम हवन कर रहे होते हैं तो दो चार बूंदे उस पे, हवन की लकड़ी पे, इस पे अग्नि पे डालते हैं, उससे अग्नि भड़कती है। हम्म। और अगर हमने, हेलो, ज्यादा डाला तो घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। और खाना खाने के बाद अगर हमने पानी पी लिया तो उससे, उससे ये है कि खाना खाने के बाद यदि हमने पानी पीते हैं तो उस समय होगा क्या, उस समय ये होगा कि हमारी जो अग्नि, जो मतलब खाने के साथ में, क्योंकि खाने खाने को पचाने के लिए वो अग्नि थी, हम्म वो भी अग्नि बुझ जाएगी, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। क्योंकि खाने की तासीर है गरम, हमने गरम गरम खाना खाया, ऊपर ठंडा पानी पी लिया, एक तो विरुद्धार हो गया, विरुद्धार होने से वो अग्नि जल रही थी वो तो खत्म हुई, सो ही, साथ में खाने का हम्म। पाचन भी बंद हो गया, तो फिर क्या होगा, खाना सड़ेगा, बीमारियां पैदा अच्छा, करेगा। कोई रस नहीं बनेगा, खाना सड़ जाएगा। बस इसी वजह से हाँ, खाने के बाद में पानी पीने को मना कर देते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो रस नहीं बनेगा ना, जी 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 जी। इसलिए पानी एक आध घूंट तक ठीक है, ताकि वो अग्नि बनी रहे। एक घूंट को तो आप मुंह में डाल करके हिलाओगे, मुंह साफ करने के लिए, मुखपाक रस जिसको बोलते हैं कई बार, तो आप मुंह में घुमाओगे एक घूंट को पानी को, तो वो गर्म हो जाएगा आपके मुंह की गर्मी से ही, ठंडा नहीं होगा। ऐसे घुमा के आप एक घूंट पी सकते हो, एक दो घूंट ले सकते हो। और नींबू पानी के साथ में यदि आधा कप ले लिया, उसमें 8-10 बूंदे डाल करके एक नींबू पानी ले लिया था, और आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। ये खाना पचाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट सवाल हमारा अब लेते हैं हम, कटु। कटु किससे बनेगा? पंच महाभूत के दृष्टिकोण से रसों की उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो कटु महाभूत किससे बनता है? कटु महाभूत का निर्माण कैसे होगा? कौन बता सकता है? सर मैं बताऊं? आप बता दीजिए। और वायु भी और कोई अग्नि। बन, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वायु और अग्नि से, ठीक है।
वायु से अग्नि से मान लिया जाए आपके अनुसार? कोई और बदलना चाहता है? हैं? या सर कोई वायु समर्थन कर देगा इनका? वायु और आकाश नहीं है? वायु और आकाश। हाँ जी। और कोई? और कोई? अच्छा, मेरे को ये देखिए, कटु का मतलब क्या हुआ? कटु का मतलब चरपरा, मीठा नहीं है, या कोई और कंटेंट नहीं है, ये क्या है? जलन करने वाला है ना, मिर्ची, मिर्ची वाला कंटेंट होगा ना। तो मिर्ची क्या करेगी? जलेगी। तो बिना अग्नि के कुछ जलता है क्या? नहीं जलेगा। करेक्ट। तो बिना अग्नि के सृष्टि में कुछ जलता नहीं, इसलिए वायु और अग्नि, ये बिल्कुल सही है। इसको हमको ऐसे समझना है कि रटने से बात बनेगी नहीं, समझना है। ठीक है ना? या और भी कोई विचार आपके आ रहा है अभी दिमाग में? किसी के कुछ आ रहा है तो बताइए। कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग सही हैं। लेकिन क्यों है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, क्यों का संबंध, इससे क्या क्यों वाली बात आ जाती है ना, वाई। नरेंद्र शर्मा जी ने, आपने दोनों ने सही बताया, वायु और अग्नि ही है कटु का। अच्छा, तिक्त का क्या हो सकता है? तिक्त का मतलब हो गया कड़वा। तो कटु तिक्त कषाय में मेन एक तो वायु तो है ही मेन, उसके साथ में कौन सा कंटेंट जोड़ रहा है, बस इतना ही तो जानना है। सर उसमें आकाश है वायु के साथ। हाँ, तो वायु के साथ उसमें हो गया आकाश। और कषाय रस में क्या हुआ? कषाय रस में वायु के साथ पृथ्वी। वेरी गुड। अब ये कटु तिक्त कषाय में एक ही चीज आएगी, वायु। तो वायु पहला आपने हो बताया गया था वायु। तीनों में कॉमन है। हाँ, तो जिसमें जलन कर रहा है, जलन कहाँ कर रहा है? मिर्ची में। तो मिर्ची में अग्नि जोड़ दो। वेरी सिंपल, जानने का तरीका शॉर्ट में, है ना? जलता क्या है? मिर्च वाला भाग, है ना? मुंह पे मिर्च को रख लिया, मुंह के अंदर, चाहे वो मिर्च को फ्रिज में रख के भी मुंह में रखोगे तब भी जलन करेगी मुंह में, है ना? मुंह में लेते ही मिर्च लगती है ना तेज, तो क्या है? अग्नि है, जब भी तो लग रही है। तो वायु और अग्नि यहाँ पर हो गया कटु में। और तिक्त में क्या हो गया? तिक्त में तो कड़वा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो वायु है और दूसरा आकाश है, ये दोनों ही किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, ये दोनों मिलके कड़वे हो जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायु तो है ही है मेन, आकाश को देखते रहो, निहारते रहो ऐसे करके, किसी को अच्छा लगता है? कोई कितनी देर देखेगा, वहां कुछ दिख ही नहीं रहा है? तो अच्छा नहीं लग रहा है ना? आकाश का मतलब शून्य, कड़वा, कुछ भी अच्छा नहीं है, खराब ना, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए।
अब कषाय रस में क्या है, कषाय रस में पृथ्वी आ गया बाद में, और पहले हो गया वायु। तो वायु तो इन तीनों में कॉमन हो गया। पहले में कटु, तिक्त और कषाय में क्या जुड़ गया, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो पृथ्वी बाद में जुड़ा कषाय रस में। तो कषाय रस में पृथ्वी का मतलब कोई भी सूखा कंटेंट हो गया, तो वायु के साथ में सूखा जुड़ेगा तो कैसा लगेगा स्वाद, कसेला जैसा। तो बॉडी में क्या करेगा, ड्राइनेस पैदा करेगा। तो ऐसा स्वाद हमको कम लेना पड़ता है बॉडी में, सबसे कम। यही शरीर में कुछ भी बहता हुआ हो तो उसको रोक देगा, है ना। और जो शरीर के अंदर जमा हुआ है उसको बाहर निकालने में क्या हेल्प करेगा, ड्रिल मशीन की तरह काम करेगा कटु, जो मिर्च वाला है ना, वो ड्रिल मशीन की तरह छेदेगा, छेदन भेदन करेगा उसको वहां से हटाने के लिए, छेदन भेदन करेगा। और वहां से सफाई करने का काम कौन करेगा, कड़वा रस। तो बॉडी में कड़वा रस वहां से सफाई करने का काम करेगा, क्योंकि वायु प्रधान है। और तीसरा हो गया वायु, और अग्नि का तो हो गया कटु, तिक्त का हो गया आकाश, और पृथ्वी हो गया उसका आकाश, वायु और पृथ्वी, ये पृथ्वी मिला के हो गया कषाय रस। इसलिए देखो, ज्यादातर जहाँ बॉडी की क्लींजिंग करनी होती है वहां कषायम कषायम करके शब्द मिलेगा आपको। ये रस, वो रस, वो रस, सारे कषायम। कैंसर की दवाओं में क्या है, सब कषाय, कषायम कषायम, अलग अलग तरह के कषाय। तो सबके अपने अपने काम है, उसके हिसाब से कषाय का अपना अपना एक रूप है। अच्छा, अपने को पतला होना है तो कौन कौन से रसों का सेवन करना चाहिए, स्लिम होना है तो क्या करना है। सर मैं बताऊं, हाँ हाँ ये बताइए। अगर हमें पतला होना है तो कटु, तिक्त और कषाय, इन तीनों का सेवन करना चाहिए। वेरी गुड। और मीठे का सेवन कर लिया तो क्या होगा। तो उसमें वृद्धि हो जाती है, शरीर में ये वृद्धि करते हैं मधुर, राइट राइट। लवण और अम्ल। हाँ, मधुर, अम्ल और लवण जो है वृद्धि का कार्य करेंगे ये तीनों। और कटु, तिक्त, कषाय जो है वो शरीर में क्षीणता लाएंगे। मान लो किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो उसको क्या देना, मीठा खट्टा लवण देना या फिर कटु तिक्त कषाय देना। कटु, तिक्त, कषाय। क्यों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मानी मसल्स का खत्म हो जाना, यानी वो पतला होता जा रहा है, पतला होता जा अच्छा, रहा है, पतला होता जा मस्कुलर रहा है तो डिस्ट्रोफी। मधुर और वो देंगे। हाँ जी, जी सर। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसका कोई इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, वो तो देखते ही पहले भगा देते हैं, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में यदि कुछ हो रहा है तो वहां पर क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये डिस्ट्रोफी एक प्रोटीन का पार्ट है, उसको ये खत्म कर रहा है। तो मसल्स के अंदर वो प्रोटीन को खत्म कर रहा है, तो वहां से वो ब्रेक हो रहे हैं सेल। सेल ब्रेक होने के कारण सेलों की संख्या कम होती चली जा रही है। यही रोग है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और कुछ है नहीं। तो इसको जब हम उस एरिया में कटु तिक्त कषाय के बजाय कुछ देने लग जाएंगे ऐसा वाला, तो उसको लाभ मिलेगा वहां। राइट। अब ऐसे ही सपोज करो किसी को टीबी हो गया, तो क्या करें, क्या दें उसको। अच्छा, टीबी होता क्यों है ये पहले समझ लो। टीबी हो रहा है बॉडी के अंदर, कोई भी, जैसे निमोनिया हो जाता है, निमोनिया के बाद में कोई भी बॉडी का जो पार्ट जो गलने लग गया है, चाहे कुछ लोग कहते हैं हड्डियों की टीबी हो गई, या हमारा ये लंग्स की टीबी हो गई, या किसी भी की टीबी। टीबी का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ ट्यूबरक्लोसिस, यानी वहां से क्षय हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है। धातु क्षय में क्या देंगे,
कोई चीज आपके पास में खत्म होती जा रही है तो क्या करें, उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा ना, मतलब सर वृद्धि करेंगे। वृद्धि करना पड़ेगा। तो हमको दो चीजों का ध्यान रखना है रस के अंदर, कि एक तो वृद्धि करने वाले रस, एक कमी करने वाले रस। कमी करने इनको वाले। दो डिवीजन में बांट दो। तो रोग या तो बीमारी को, यदि रोग इस टाइप के होंगे शरीर के अंदर, दो तरह के रोग में डिवाइड कर दें उसमें, है ना। तो द्विदोषी आगे अपन अध्याय में पढ़ेंगे, ये आगे का है मामला, वहां ये सब बेसिक चीजें काम आने वाली हैं। तो द्विदोषीय में क्या है, एक संतर्पण और अपतर्पण बढ़ना होगा। तो संतर्पण का मतलब मीठा, खट्टा और लवण। संतर्पण कहना तर्पण करना है, उसको वृद्धि करना। और अपतर्पण का मतलब लेस करना उसमें से। तो क्या हो गया, कटु तिक्त कषाय, है ना। तो बस ये चीज को दो तरह से सारे रोगों को हम बांट लें, एक संतर्पण और एक अपतर्पण। कुछ बढ़ गया है तो उसको घटा दो, घट रहा है बढ़ा दो। इस तरह से रोगों की व्याख्या, रोगों के ट्रीटमेंट पर काम करने की आवश्यकता होती है। सर एक चीज तो और मुझे मुझे आपसे जाननी थी कि जैसे आपने बताया कि मधुर रस में पृथ्वी की अधिकता है, हाँ ऐसे ही अब जैसे आपने बोला कि हर एक ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होती है पर्टिकुलर, तो सर मैंने नोटिस किया कि एक मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये बंदा सिर्फ वात प्रधान है, वात के साथ साथ उसमें कभी किसी में वात के साथ पित्त है, किसी के साथ कफ है, तो ऐसा भी तो होता है सर। ये दो तरह की वो हो सकती है ना उसकी, वात की भी बिल्कुल हो प्रधानता सकती हो है। सकती है और सेकेंडरी कफ हो सकता है, या पित्त भी हो सकता है, या पित्त के साथ वात और कफ भी हो सकते हैं। राइट राइट राइट, करेक्ट। इसलिए मैंने कहा था आपको प्रकृति को बारे में बताते हुए, वात पित्त ये तो मुख्य प्रकृति है, 7 प्रकृति का वर्णन किया ना मैंने, कहा था आपको। दो दो प्रकृतियां एक साथ मिलके तो दोनों के गुण मिक्स हो जाएंगे फिर। अच्छा जैसे अच्छा। वात पित्त है, जी। वात पित्त है, तो वात पित्त बिगड़ने के कारण कौन कौन सी बीमारी आएंगी शरीर में। आपके शरीर में जलन भी हो रहा होगा, सर्दी भी लग रही होगी, अच्छा वात पित्त, है ना। ओके। वात पित्त की आ गई तो सर्दी भी लग रही होगी, जलन भी हो रहा होगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जलन की दवाई लूं या सर्दी वाली की लूं, ये भी तो समस्या है ना। तो वात पित्त में प्रकृति हमारी ऐसी होगी, उस व्यक्ति को सर्दी में सर्दी ज्यादा लग रही है, गर्मी में गर्मी ज्यादा लग रही है। ऐसी प्रकृति है, वो बड़ी विचित्र। ऐसी मेंटल कंडीशन भी उसकी ऐसी होगी, बड़बड़ाता भी ज्यादा होगा, ठोकता पीटता भी होगा, ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा, गुस्सा ज्यादा निकालता है ना। ऐसा आदमी होगा। तो मुंह से भी ज्यादा बड़बड़ाया, केवल पित्त होगा तो हाथ से काम करेगा, है ना। लेकिन वात पित्त आ गया तो उसमें मुंह भी शामिल हो जाएगा, उसके वचन ही ऐसे निकलेंगे आपको विचित्र, कटु वचन जिसको बोलते हैं, चुभने वाले, है ना। तो ये जी सारी चीजों को समझना है हमको। ऐसे ही कफ पित्त होगा, ऐसे ही कफ वात होगा। तो हमारी तीन क्या हुई, पहले वात पित्त और कफ, तीन तो मुख्य हुई। फिर ये हो गई मुख्य दोष, 3 प्रकार के वात पित्त का। फिर हो गया वात पित्त, वात कफ और वात पित्त, वात कफ और पित्तवात। तो 3 ये हो गए, 6 हो गए। और एक वात पित्त कफ, तीनों हो गया। या कफ पित्त वात को, कफ की प्रधानता है, मोटापन ज्यादा है, थुलथुलापन ज्यादा है शरीर में, तो कफ पित्त वात बोलेंगे उसको, या कफ वात पित्त बोल सकते हैं। प्रधानता पर डिपेंड करता है हर एक चीज। ये 7 प्रकार की प्रकृतियां मानेंगी। ऐसी मेंटल स्टेटस होगा उसका, मेंटल भी यही होगा, शारीरिक भी है। तो यही तो हमको घर में पहचानना है, अपने यहाँ पे कौन कौन से किस टाइप के लोग हैं अपने अपने घर में। अब आपको दिख भी रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जी इनको सर। हैंडल करने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। कैसे हैंडल करना है, जैसी प्रकृति देखो वैसे ही उसको हैंडल करो। तो सब तरह के लोग हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने को हैंडल करना है। इसलिए
सारे शास्त्रों में लिखा है, दो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करो। कोई भी निर्णय करना है तो देश काल परिस्थिति के अनुसार करो। देश क्या है? तो जहां अपन रह रहे हैं वो। काल क्या है? कौन सी ऋतु ऋतु चल रही है, कौन सा समय, सुबह का है कि दिन का है कि रात का है। पता पड़े रात को मूली खाने लग गए है। अरे साहब, मूली तो हमारा इलाज है, हमने ढूंढ तो लिया, लेकिन गलत जगह गलत समय पर काम में ले रहे हैं उसको। तो यही चीज है। तो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय करना है कि कौन सी दवा लगेगी। ये परिस्थिति और देश और काल ये कैसे समझ में आएगा? यही समझने की विषय हमारे साथ यहाँ पर हम जो कर रहे हैं आज चर्चा उसी का है। तो आज हम कंपेरेटिव स्टडी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे रस होते हैं और कैसी क्या अवस्थाएं, क्या स्थितियां होंगी, तो क्या बात बनेगी और क्या नहीं। राइट और रॉन्ग? अब आते हैं एक और चीज पे। छह रस की तो हमने चर्चा कर ली, राइट। तो छह रस की जब हमने चर्चा कर ली, तो इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयास करते हैं कि सपोज करो पंच महाभूत ऋतु के आधार पे देखें, है ना। तो पंच महाभूत ऋतु रसोत्पत्ति कैसे होगी, तो ऋतु के अनुसार देखते हैं। तो हमारे जैसे शिशिर ऋतु है, शिशिर का मतलब ये सर्दी वाली ऋतु है ना। छह ऋतु है हमारे यहाँ पर। तो छह ऋतु में कौन कौन सी हो गई? शिशिर हो गई, बसंत हो गई और ग्रीष्म हो गई। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, और वर्षा, शरद और हेमंत। तो ऐसे हमको इसको क्या करना है, इसको भी क्रमबद्ध तरीके से याद रखना। हर दो दो महीने की एक ऋतु है। तभी हम ऋतु काल और ऋतु का वर्णन अपन पढ़ेंगे, है ना। वो भी आएगा, डीपली स्टडी उसकी। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से कंटेंट दो दो महाभूत से मिलके कौन से बने हैं। तो शिशिर में क्या हो रहा है, वायु और आकाश का मिलन हो रहा है। तो इसमें क्या बढ़ रहा है, वायु का आकाश का मिलन हो जाएगा तो क्या कौन सा रस बढ़ेगा इसमें? शिशिर ऋतु में तिक्त रस बढ़ जाएगा। तो इस सृष्टि में आपने देखा होगा जितने भी पदार्थ आ रहे हैं खाने के, इस समय इस ऋतु में जो कुछ भी सृष्टि में पैदा हो रहा है वो सब तिक्त रस वाला पैदा हो रहा है ना। तो ये शिशिर ऋतु है, जैसे ही अपनी देखते हैं इस समय क्या आता है, मेथी आ जाता है, बथुआ आ जाता है, सब क्या है, और क्या आ जाता है, कड़वी चीजें, है ना, आपको देखने को मिलेंगी। राइट और रॉन्ग? तो इस समय मेथी खूब आती है, जम के खाए जाओ मेथी। आप कोई बताएगा बसंत ऋतु में कौन कौन से महाभूत इन्वॉल्व हैं? बसंत ऋतु में कौन कौन से महाभूत हैं? सर शायद वायु और पृथ्वी। बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में कौन कौन जाएगा इस वायु और पृथ्वी के साथ में? सही है, कंफ्यूज मत होइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वायु और पृथ्वी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बसंत ऋतु कषाय, में कौन से रस का, कषाय रस का निर्माण कर रहे कषाय हैं। तो रस का। बसंत ऋतु में आप देखोगे तो सारे कषाय रस वाली चीजें पैदा होती है। इस समय जो भी फल आते हैं ना बसंत ऋतु में, तो इसमें क्या होता है, इसमें कषाय रस बढ़ता है। तो कषाय रस में क्या होता है, शरीर में से सारी चीजें झड़ने लगती हैं। शरीर में नहीं, इस सृष्टि में सारी चीजें जैसे पेड़ पौधे झड़ती हैं। भी पत्ते गिरते हैं।
हाँ, तो षष्ठी की हर चीज झड़ने लगती है। तो पूरे षष्ठी में ही बसंत ऋतु चल रही है ना, और बसंत ऋतु में पत्ते भी झड़ रहे हैं। कि पतझड़ क्यों हो रहा है? आपके बाल भी झड़ रहे हैं। क्यों हो गया भाई ऐसा? है इस ये समय मतलब दवाई बेचने वाले मार्केट में आ जाते हैं कुकुर मुत्ते की तरह। हर कोई, सबको पता है कि इस मौसम में बाल झड़ने की जो दवाई है रोकने की है, सब 1 महीना 2 महीना इस्तेमाल कर लो, ये वाला तेल ये वाली दवाई, बंद हो जाएगा। सबको पता है यार, 2 महीने बाद वैसे ही दवा लोगे, नहीं लोगे तब भी बंद हो जाएगा। आप कौन सी नई चीज लेके आ रहे हो? मौके का चौका है, कमा लो पैसा। तो बाल सबके झड़ते हैं इस समय। किसी के कम झड़ रहे थे, किसी के ज्यादा झड़ेंगे झड़ेंगे। नए बाल आएंगे। स्किन स्किन भी झड़ती है, स्किन उतरती है, चमड़ी उतरती है, और भी चीजें, है ना। आप लोगों ने नोट किया होगा, स्किन लोगों की ज्यादातर, कुछ लोगों की जो फटती है, कुछ लोगों की ऐसी उतर जाती है, पता नहीं लगता है। स्किन का कलर भी फेयर होने लगता है कुछ। ये भी फर्क आपने देखा होगा, क्योंकि नई स्किन आई है ना। अब जो गर्मी के अंदर ये स्किन चढ़ेगी आपकी बॉडी में, काम में आएगी, तब जाके इसको मिलेनियंस बढ़ेंगे इसमें। सूर्य सूर्य देवता जब इसमें ज्यादा अपना प्रकाश और अपनी अग्नि बल का प्रयोग करेंगे, जब ये इनमें कालापन आता चला जाएगा, फिर ये धीरे धीरे काली होती जाएगी। तो कलर कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो बॉडी में और षष्ठी के अंदर सब जगह देखने को मिलेगा। यही चीज सीखनी है हमें, षष्ठी के साथ चलना, है ना। ये एक और कोई विद्या में कहीं नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। चाहे कितना भी विटामिन ई का कैप्सूल खा लो, उस समय बाल झड़ते ही झड़ते हैं। षष्ठी का नियम है, बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती विटामिन ई को। आप 4 कैप्सूल खा के टेस्ट कर लो अपने यूरिन में, उसमें निकलता हुआ दिख जाएगा। बाकी ऋतु में एक भी ले लोगे तो भी फलता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे होंगे। अंग्रेजी विद्या तो यहाँ पे फेल हो गई है, कि विटामिन खा लो, ये खा लो। इसी समय आपको इन्फेक्शन भी बॉडी में होने लगते हैं। कुछ लोगों को इन्फेक्शन, क्या मतलब, बॉडी में से सफाई चाहता है, शरीर क्या चाहता है, सफाई चाहता है। सृष्टि पूरी सफाई चाहती है, तो वो आपके ऊपरी अवयव को सफाई कर देता है एकदम। अब आंतरिक अवयवों को पहले ऊपर से साफ कर दिया, तो अंदर से भी साफ करेगा, तो आगे वाली ऋतु में उसको सफाई कर देगा। चैत्र अप्रैल का जो महीना आ जाता है, मार्च अप्रैल में, उसमें शरीर का वेट कम हो जाता है। तभी जो ये जो मौसम चल रहा है, इसमें वेट आपका गेन होगा। कम से कम 3 किलो भी हो सकता है, किसी का 4 किलो, किसी का 5 किलो भी हो जा रहा है। तो 2 से 5 किलो सबका बढ़ रहा है ना। अब दवाई वेट कम करने की बेचनी है, तो उस समय बेच लो, होली के आसपास। तो सबको पता है भैया, 3 से 5 किलो वैसे भी कम हो जाना है, ऋतु का फर्क है। ये दवा बेच के कमा लो। कमाई का अवसर तलाशते हैं बिजनेसमैन। जिनको नॉलेज है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो बन रहे हैं उनके सामने, राम जी हमें दे जाओ 1 बोतल, आपकी दवा पी लेते हैं। ये है षष्ठी का फर्क है, इसको षष्ठी को समझना है। ये ये माँ दुर्गा या षष्ठी, ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। अब ये हमारी दादी नानी को ज्ञान था, हमें नहीं, बस हमने पढ़ा नहीं ना, हम तो उनकी जितने पढ़े लिखे, ज्यादा हम ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं, इसलिए। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये फर्क आ गया। अब अपन यहाँ तक समझ में आया, है ना, षष्ठी का खेल। तब अपन आगे बढ़ते हैं। बसंत ऋतु में क्या हुआ था? शिशिर ऋतु में तो क्या था, वायु और आकाश। तो क्या बढ़ गया? तिक्त रस प्रदान हो गया। तो इसमें षष्ठी में
सारे जो चीजें पैदा हो रही हैं वो तिक्त रस वाली है। तीखापन उसमें, वो तीखापन क्या, अ, वो ज्यादा हो गया, कड़वापन, कटु। और बसंत में देखा तो वायु और पृथ्वी, तो कषाय रस वाली चीजें ज्यादा होंगी। धनिया आराम से पैदा हो जा रहा है ना, धनिया में कषाय रस ज्यादा है। आंवला भी इसी समय खाने को मिलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी, कई चीजें आप देखोगे सृष्टि में जो कषाय रस प्रधान है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में अब नंबर आता है ग्रीष्म ऋतु का। काल वर्णन में आपको अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि कौन सी तारीख से कब से क्या क्या होता है। ये ऋतुओं के रस के बारे में अभी हम जान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पंच महाभौतिक सिद्धांत जो है वो क्या है वो जानना जरूरी था। तो अब हमने अपने प्रकृति का देख लिया, रस का देख लिया, तो प्रकृति में जो रस आ रहे हैं उसका भी देख लेते हैं। तो ऐसे करके उस सीरीज में अपन ये चल रहे हैं, तो उस रस को भी हम गणना करके समझ लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु किससे बन रहा है? ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से महाभूत अधिक बढ़ेंगे? कौन बता सर सकता है? सर वायु और अग्नि। वायु और अग्नि। और कौन है इनके साथ में बताने वाला? वायु अग्नि बताइए। इनके साथ कौन जाने वाला है बताइए। कोई तो समर्थन कर दो। कोई भी नहीं कर रहा। कौन कौन इनके समर्थन में बताइए जरा। सही बताया आपने, ठीक है सर। है ना? बिल्कुल सही हाँ जी। बताया। कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही है ना? तो इसमें ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का दिन आ गया, और गर्मी में क्या बढ़ेगा? वायु। आपने देखा होगा तपन शुरू हो जाती है, बड़ी आसानी से कोई भी बता सकता था ये, है ना? एक तो हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। आप देखो बसंत के बाद में, बसंत के बाद में क्या होता है? हवाएं तेज तेज चलती है, पत्ते उड़ते हैं यहाँ वहां। तो वायु प्रधान तो है ये एरिया, है ना? तो वायु प्रधान हो गया, तो वायु मेन आ गया। और फिर क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्म हवाएं होने लगती, तो अग्नि तत्व आ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो पहले वायु दिख रहा है, फिर उसके बाद में अग्नि दिख जाता है। गर्मी में लू चलती है ना, आपने देखा होगा क्या क्या होता है लू में। एक तो वायु होगी, सूखी हवा होगी, और जलन, तो जलन मतलब हो गर्मी जाती है। होती है लू में। तो अग्नि हो गई। लू अग्नि चलती है, हुई। दूध बनेगी कैसे? तो सर लू, रस में कटु रस। हाँ, कटु रस आ गया, क्योंकि ये जलन कर रहा था। इससे मैं आपको मिर्ची विर्ची ये खूब पैदा होती है, देख लो, हरी मिर्ची खूब आ जाती है बाजार में। ऐसे कटोरस वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये सृष्टि के अंदर इसकी डिमांड के साथ में सारी चीज, जबकि हमारा शरीर जो है इस रस को ग्रहण करेगा, तो आप देखो ये धीरे धीरे क्या करेगा? आपके वजन को कम करेगा, ड्रिल मशीन का काम करेगा। और इस समय आपकी मन भी करता है कि मैं चटपटा खाऊं। चटपटा का मतलब ऐसा वाला, चरखा वाला। ये सृष्टि का नियम है, सिस्टम है, और प्रकृति आपको देती है उस समय। क्यों दे रही है? आपका एक तो वजन कम करना है उसको, है ना? और इधर सूर्य देवता भी आपका वजन कम कर रहा है, यानी आपके पेट में कोई फैट की गांठें वाठें हो गई थी, पिघलाना चाहती है सृष्टि, आपको स्वस्थ रखना चाहती है। आप सृष्टि के साथ चलोगे, आप स्वस्थ रह पाओगे। तो माँ दुर्गा या ये सृष्टि आपको, यह प्रकृति माँ हमको बढ़ोतरी देना चाहती है, स्वस्थ भी रखना चाहती है, बढ़ोतरी के साथ में स्वस्थ भी रखना चाहती है। तो हमने रस सर्दियों के दिनों में खूब बना बनू के लड्डू फड्डू खाए, जम के घी वी डाल करके,
तब वो जो वेट बढ़ गया है, वेट को कम करना भी है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके करना है। वेट कम करना तो ठीक है, लेकिन उसको एनर्जी में भी करना है ना। तो एनर्जी में करने के लिए ये इस समय ऐसा व्यवस्था हो जाती है कि आपके शरीर का ही रस जो है और इस प्रकृति का दोनों मिला करके एनर्जी का स्वरूप दे। इसको समझना है, रटना कुछ नहीं है इसमें, रटने का कुछ भी नहीं है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 3 ऋतुओं के बारे में तो अपनी हो गई चर्चा आराम से, है ना। शिशिर में क्या हुआ था? शिशिर में वायु प्रधान था और आकाश तत्व उसके साथ मिलकर तिक्त रस का निर्माण कर रहा था। बसंत ऋतु में क्या हुआ? पत्ते पत्ते उड़ने लग गए, झड़ने लग गई। तो पृथ्वी का तत्व जो पृथ्वी का ऊपर जाकर के लगा हुआ था वो पृथ्वी को मिलने लगा, है ना। तो वायु चली और सारे पत्ते झड़े और कषाय रस वाली चीजें वहां पे पैदा होने लग जाएंगी। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी उसके बाद में। तो ग्रीष्म ऋतु मतलब अप्रैल और मई का समय जो आएगा। बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च का समय हो गया। ये 15 फरवरी के बाद से वो समय आपको मैं उस समय बताऊंगा। हालांकि आजकल तो समय गड़बड़ा गया है, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया है कि हम जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, हमने सब कुछ बदलने का प्रयास किया। उस पर न जाकर के अभी हम मेन सिद्धांतों की रचना जो कैसे होती है उनको समझ लेते हैं प्रकृति के अंदर। तो तीनों ऋतुओं के बाद में अब अपन चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु। गर्मी के बाद में कौन सी आएगी? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होगा? पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अम्ल वृद्धि कर रहे हैं, शरीर में अम्ल वृद्धि कर रहे हैं। आसमान से भी कोई बारिश के रूप में कुछ पैदा होगा तो वो अम्ल ही गिरेगा शुरू में। तो अग्नि तत्व का मतलब इस सृष्टि में अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सूख करके वो क्या अम्ल बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, उससे सृष्टि में बारिश के लिए रास्ता बनेगा। फिर ये शरद ऋतु आ जाती है। शरद, शरत, शरद नहीं, शरद का मतलब तो सर्दी वाली हो गई थी, है ना। शिशिर जिसको बोलते हैं। तो ये शरत, शरत मानी वो जल वाला। तो बारिश वारिश पड़ती है इस समय तो क्या होता है? जल प्रधान हो जाता है। तो जल हो जाता है और हो जाता है अग्नि। आप देखोगे उस समय सब तरफ उमस है, चारों तरफ गर्मी निकल रही है, शरीर में से पसीना बाहर निकल रहा है। एसी वेसी भी फेल हो जाते हैं ऐसे समय है। गर्मी में तो एसी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ऋतु में क्या होता है? एसी वेसी फेल हो जाते हैं, वो गर्मी लग रही होती है। और अग्नि तत्व यानी पानी के अंदर पानी तो है, पानी का प्रधानता है, लेकिन वो गर्म सा फील हो रहा है। मॉइस्चर हो गया जिसमें, है ना, अग्नि वाला पानी। तो चारों तरफ पानी मोस्ट इन्वायरमेंट में है, लेकिन वो अग्नि के साथ विद्यमान है, इसलिए मॉइस्चर है। वाष्प क्रिया के माध्यम से वो हमारे तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या बढ़ रहा है? लवण बढ़ रहा है। आप देखोगे शरीर में भी लवण यानी पसीना बाहर निकल रहा है। तो सृष्टि चाहती है इसको बाहर निकालो। इस समय आपका पानी की कमी हो सकती है, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। तो प्रकृति क्या कहती है आपको? लवण और कुछ मीठा मिला के डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीज का उपयोग कर लो, तो लवण लवण वाली चीजें पैदा होती है इस समय, लवण रस वाली। इसके बाद में हेमंत ऋतु आ जाती है। हेमंत ऋतु में क्या है? पृथ्वी और जल यानी थोड़ा सा ठंडापन आया है और भारीपन आया पानी में। पृथ्वी का गुण जुड़ गया है तो भारीपन आया। अब जब पृथ्वी और जल दोनों मिल जाएंगे तो मधुर गुण वाली चीजें पैदा होंगी सृष्टि में। तो मधुर रस इस समय बढ़ने लगेगा सृष्टि में। तो हेमंत ऋतु में क्या मधुरता बढ़ जाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं ऐसे समय में?
खान पान भी आपका मधुर होने लगता है, मिठाई विठाई खाते हैं। हमारे जो त्योहार हैं, दिवाली आ जाती है इस समय में, तो दिवाली हम मनाने लग जाते हैं, मीठी मीठी चीजें बनाते हैं, मीठी मीठी चीजें खाते हैं, सस्ती के अंदर मीठी चीजें पैदा होने लग जाती हैं। तो हमारे त्योहार भी सारे इनसे ही जुड़े हुए हैं। होली पे क्या था? होली पे भी हम मीठा खा रहे थे, लेकिन कम खा रहे थे। तो इस तरह से ये 6 ऋतुएं हो गई हमारी, पृथ्वी और जल। तो ऋतुओं का भी हमारे जीवन, हमारे जो त्योहार, व्रत, त्योहार, ये सारी चीजें हैं ना, कब आती हैं? सब ऋतुओं के बदलने के साथ साथ देखने को मिलते हैं। चाहे होली का त्योहार हो, चाहे दिवाली का त्योहार हो, है ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, बदलाव के साथ आती हैं। अब जैनियों के ये जो भादवा में त्योहार आता है, तो भादवा महीना, भादव महीने के अंदर आता है, तो ये इसका भी अभी मैं बताऊंगा महीने का भी क्रम, कि कौन कौन से 12 महीने, जैसे चैत्र वैशाख जैसा, अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, ऐसे करके 12 महीने हैं। तो कौन कौन से महीने हिंद अंग्रेजी महीनों के साथ में तुलनात्मक अध्ययन में कौन कौन सा महीना आएगा, तो हिंदी महीना कौन सा होगा और अंग्रेजी कौन सा चल रहा होगा, कौन सी तारीख चली हुई, ये सारा उसमें देखेंगे। क्योंकि अभी हमें वही सारी चीजें नहीं पता है, तो उसके हिसाब से हम चल नहीं पा रहे, तो ये दिक्कतें आ रही हैं हमको। अस्वस्थ हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऋतु और इनके फंडे को हम समझ नहीं पाए, अंग्रेजी सिस्टम से चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ये सारी चीजें समझना, ये सारी चीजों का सीखना ही हमारा इसका उद्देश्य है, इसी व्यवस्था को बनाए रखना। तो आज समय भी 8:15 हो चुका है, मुझे लगता है समय भी हो चुका है, और उसकी परिचर्चा आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी, कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी। आपके कुछ विचार हो तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन समापन करते हैं, और तो क्या। तो आज के लिए सबसे आज्ञा, और अपन द्वितीय अध्याय का या अन्य कोई नया चैप्टर शनिवार को देखेंगे। शनिवार को भी शायद मैं पटियाला से निकल पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रयास करेंगे, जहाँ भी इंटरनेट रहेगा अपन चर्चा करेंगे। भैया हाँ जी, बताइए। भैया नमस्ते नमस्ते, जी। सभी को ये प्रणाम। बहुत अच्छा सेशन रहा, इसमें मतलब ये मौसम के हिसाब से जो अगर हम कंप्लीटली। और उसको ये जैसे जी, सही कह रहे हैं सर, ये तो ऋतुओं मौसम के के बारे हिसाब में से तो। जब हम आहार का चयन हाँ, हेलो वही तो चाहिए आवाज आ रही? हमारे को जीवन जीने के लिए। हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज, कट के आ रही थोड़ी सी। तो ये जो ऋतु के हिसाब से जो मौसम में परिवर्तन हुआ, और उसके हिसाब से जो हम्म, मतलब जो भी चीज पैदा हो रही है उस सीजन में, उसका आप एक अलग, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आम आदमी को भी ये चीज समझ में आ सकती है, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाए तो भी, कि उसमें आपका वात बढ़ा हुआ, हाँ, पित्त और बढ़ा हुआ, क्या। कब बढ़ा हुआ, तो उस मौसम में ये चीज आ रही है, तो ये चीज बढ़ेगी और ये चीज बढ़ेगी, तो आपको ये चीज खाना है, तो उसका एक अलग सा अच्छे से ये कॉमन चीज हो हाँ, जाएगी उसका सबके लिए। विपरीत गुण वाली चीजें बहुत बढ़िया। तो जी आधी बीमारियां तो हम खाने पीने से ठीक कर सकते हैं ना, खाना पीना ही तो मेन हाँ, मतलब उस पे जो पहचान है खत्म ना। हो गई ना, जिससे आप बोल रहे हो पहले पहचान थी, इन सब चीजों की पहचान जो खत्म हो गई है, उस पहचान को अपन नॉर्मली स्थापित कर पाए, मतलब ज्यादा टेक्निकल या जितना ज्यादा अपन बहुत बड़ा विस्तृत बात अपन रखते हैं उस हिसाब से नहीं होते हुए नॉर्मल नॉर्मल, तो एक ऋतु का, ऋतु ऋतु में जो फल फूल आ रहे वो, और उनको खाना,
और वो इसलिए खाना है क्योंकि आपका वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा हुआ है, और उसको उससे कनेक्ट कर देंगे हम पंच महाभूत से, तो एक छोटा सा पेज जैसा हो जाएगा राइट राइट। योगा। अच्छा, और एक चीज और जानकारी दे दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ पर जैसे ही जी। अ, ये जो शुरू हम्म। होता है त्योहार, मतलब लगभग मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, ये त्योहार भी हमारा ऋतु के अनुसार ही होता है, तिथि के अनुसार ही होता है, क्योंकि सूर्य नारायण उत्तरायण में जा रहे होते हैं। अब ये उत्तरायण क्या है, पूर्वायण क्या है, ये सब जो है अभी अभी सब कुछ जानेंगे वन बाय वन कि क्यों हो रहा है ऐसा। इस भैया आवाज कट रही सृष्टि को समझना है। आवाज कट रही है। हाँ, मेरी भी कट रही है क्या, या आपके नहीं यहाँ सर, आ रही नेटवर्क है, का प्रॉपर अभाव? आ रही है आपकी। हाँ, आपके यहाँ शायद अभाव होगा। अच्छा हाँ, आपकी भी बीच में कटने लगी थी तो शायद वहाँ नेटवर्क कम हो सकता है। ठीक है। यहाँ तो हाँ तो मेरे रश्मि तरफ जी से बता रही है बिल्कुल सही आ रही है, कोई बात नहीं, जी चलिए वो कोई विषय नहीं। तो अब मेरे तरफ हमको से देखिए, सूर्य नारायण जैसे ही बढ़ेंगे ना, गर्मी जैसे जैसे आएगी, ये आपको स्ट्रॉ लगा के चूसने वाला है सूर्य नारायण, तो आपकी चेतना में कमी आएगी। आपकी नहीं, सृष्टि की हर जीव की चेतना में कमी आएगी, चाहे पेड़ पौधे हैं चाहे कोई भी हो। दोनों चीजें हैं। जैसी चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी तो आप में पावर, शक्ति, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे उत्तरायण लगता है उसके बाद से आपकी कार्य करने की क्षमता घटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पूर्वायण, ये सूर्य देवता की रश्मियां कम होने लगेंगी, आपने देखा होगा ना इन दिनों में, वहां से एक समय आता है फिर उसके बाद में सूर्य, यानी दिन बड़ा होने लगता है, रातें छोटी होने लगी जाती। तो ये जो काल शुरू हुआ है, और सूर्य भी एकदम सीधा ऊपर आने लगता है। अभी आप देखोगे सूर्य थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, अभी चंद्रमा सीधा है आपका, सीधी उसकी रश्मि आपके ऊपर आ रही। तो चंद्रकाल में आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, आपकी चेतना की वृद्धि होती है, विकास होता है। सृष्टि के अंदर हर चीज वृद्धि करती है, हर चीज वृद्धि करती है। चाहे पेड़ पौधे में पत्तियां देखोगे तो इन दिनों ज्यादा बड़ी हुई दिखेंगी, लेकिन आप गर्मी के समय में उन पत्तियां भी वहां पे कम हो जाती। सर्दियों के दिनों में आपके बाल भी अच्छे खाए पिए मोटे मोटे घने हो जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है आपके घटने लगे, वजन घटता है, शरीर भी घटता है, सब कुछ घटता है हर शरीर में, सृष्टि में। शरीर चाहे सृष्टि में मनुष्य का हो या भैंस का, गाय का, जीव का, किसी भी जीव का जिसमें चेतना है, तो चेतना का संबंध सूर्य से है। राइट। इसको और अपन विस्तृत व्याख्या करेंगे, अभी समय हो चुका है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, इसके साथ में आज्ञा। सर नमस्कार। जी, तो आचार्य जी बंद कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। जी नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार।